हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी में लगे हिंदी साहित्य में जितनी भी कहानियाँ हैं उनकी सीरीज़ लेके आ रही हूँ मैं, और 1 बाय 1 सारी कहानियों को हम रीड करेंगे। ठीक है, और मैं इन सभी कहानियों के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इनके पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बेनी माधव एक बड़े घर की बेटी, जैसे कि शीर्षक का नाम ही है इस चैप्टर का, बड़े घर की बेटी। कि लड़की जो है किसी पे अमीर घर की बेटी है और वो अब एक सामान्य परिवार में आती है, तो उसको उसका रहन सहन कैसा होता है और उसको एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, इनके बारे में, ये कैसे वो एडजस्ट करती है, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है बेनी माधव। ठीक है, बेनी माधव इस घर का बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति है। ये गौरीपुर गांव के जमींदार हैं और नंबरदार थे। जमींदार यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, और नंबरदार जो बहुत पैसे वाले हैं। उनके पिता में यानी कि दादाजी किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक आय से अधिक न थी। ठीक है, ठाकुर साहब, उनका क्या है, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, यानी कि बेनी माधव के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ, और उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त कर दी। श्रीकंठ ने अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी था। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस के 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल इसके विपरीत थी। ठीक है, इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके लिए उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों से उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बड़ी लिखा पड़ी, यानी कि जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। यानी कि जो श्रीकंठ था, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, नॉलेज था उन्हें, पर फिर भी अंग्रेज़ों की जो सामाजिक प्रथाएं थी, जो भी अंग्रेज़ों की जो रिचुअल्स होती हैं, उनसे उनको बिल्कुल भी प्रेम ना था, बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा करते थे, तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे कि ये पढ़ लिख लिया, पर फिर भी अपने देश के, अपने रीति रिवाजों, अपने प्रथाओं का सम्मान करता है। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे। स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। वो गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता था, यानी कि उनको अपनी प्रथाओं, अपने त्यौहार से ज़्यादा प्रेम था। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब, यानी कि मिले जुले परिवार में, एक पूरे परिवार के, तो वह एकमात्र उपासक थे, यानी कि उनको जॉइंट फैमिली ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में कोई संकोच न करती थी, समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। ठीक है, यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने
और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े घर की उच्च कुल की लड़की थी। ठीक है, आनंदी नाम है इस लड़की का। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। तालुकदार यानी कि उनके पास एक छोटी सी रियासत थी। ठीक है, विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़, फानुस, अनरेरा मजिस्ट्रेटी, ठीक है, ये मजिस्ट्रेटी है, और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भाग्य पदार्थ हैं, सभी ये विद्यमान थे। ठीक है, नाम था भूप सिंह। भूप सिंह नाम था उसके पिता का, लड़की के पिता का। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे और दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई इनके घर में। क्या हुई? 7 लड़कियां। और देव योग से सबकी सब जीवित रहे। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर दिए। आजकल तो एक ही ब्याह काफ़ी है, उन्होंने तो 3 कर लिए थे। पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। क्या थी? आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपने सब बहनों से अधिक रूपवती थी और गुणवती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे जो है ठाकुर भूप सिंह को बहुत प्यार करते थे ये आनंदी से। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते। ठाकुर साहब बस धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ही यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया था। शायद नागरी प्रचारणी का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा को तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। आगे देखें तो दूसरा पार्ट है, यानी कि पहले पार्ट में ये बताया गया कि जो आनंदी थी वो एक अमीर घर की लड़की है, पर उसका विवाह एक सामान्य परिवार में हो गया, देहाती गृहस्थ मकान के लोगों के साथ हो गया। ठीक है, पर फिर भी वो उसके साथ ढल जाती है, खुद को बना लेती है अपने उस अवस्था के अनुकूल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लाया, यानी कि जो भी उसको मांस खाना होगा उस पक्षी को लेके आया होगा। ठीक है, लाल बिहारी आया और भावच से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, यानी कि वो चीज़ों को बचा कर चलने की या मैनेज करने की बातें नहीं जानती है, तरीके नहीं जानते बड़े घर की बेटी। उसने सब घी मांस में डाल दिए। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी पर घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उस तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की ये ढिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मेके में तो चाहो घी की नदी बहाती हो,
स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नहाई का हार खा जाते थे। यानी कि उसके घर में जो नॉर्मल काम करने वाले लोग होते थे वो तक हर दिन खा जाते थे इतना घी जितना कि उसने मांस में डाला। ये बता रही है, अपने देवर को जवाब दे रही है। आगे देखते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। ये जो स्वभाव इसने दिखाया ये एक अभद्र स्वभाव है लाल बिहारी के द्वारा आनंदी के लिए। इसी विषय को देखते हुए इसी विषय पर फिर एक झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, वो आगे देखेंगे हम। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसको मज़ा चखाते। वह अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से ना रहा गया। अब अपढ़ और उज्जड़ ठाकुर यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ढीठ किस्म का था, घमंडी टाइप का। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था, यानी कि उस पर हाथ उठा दिया करता था, उसे मारता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यानी कि वो अपने बड़े भाई को भी आड़े हाथों लेने की बात कर रहा है और आनंदी को भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमें ये बताया गया कि आनंदी जो है, खाना जो पक्षी लाया गया था लाल बिहारी के द्वारा, वो बनाने की कोशिश करती है और उसमें घी डालती है। ठीक है, घी डालती है पर घी ख़त्म हो जाता है और दाल में लाल बिहारी को घी नहीं मिलने के कारण ये झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि देवर जो है अपनी भाभी यानी कि आनंदी और भाई के बारे में बुरा बोलता है। तो आगे देखते हैं थर्ड पार्ट हम क्या है। तो थर्ड पार्ट में श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, यानी कि वो बाकी दिन बाहर रहा करते थे काम के सिलसिले में, सिर्फ शनिवार को घर आते थे वो। बृहस्पति को ये घटना हुई थी। ठीक है, 2 दिन तक आनंदी कोप भवन यानी कि अपने रूम में ही रही हो, ना कुछ खाया ना पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियम अनुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप बस 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुष यानी कि बड़े जो थे बूढ़े, वो को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। श्रीकंठ को ये 2-3 घंटे आनंदी से बड़े कष्ट से काटे। आनंदी ने किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, घर का बड़ा व्यक्ति था, उसने अपने छोटे बेटे का ही साथ दिया लाल बिहारी का। हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है कहता है, तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या ये उपद्रव मचा रखा है, यानी कि क्या ये झगड़ा लगा रखा है? ठीक है, क्या ये उधम मचा रखी है तुमने? आनंदी की त्योरियां यानी कि उसका जो गुस्सा है उस पर बल पड़ गया। त्योरियां यानी कि उसके माथे पे जो लकीर है वो चौड़ी हो गई। ठीक है,
झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम में यह आग लगाई उसे पाऊं तो मैं मुंह झुलस दूं। ठीक है। श्रीकंठ, इतनी गर्मी क्यों होती है, बात तो कहो, गरम क्यों होती हो। ठीक है। श्रीकंठ कह रहा है, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर योना आकड़ता। आगे देखते हैं। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो। श्रीकंठ कह रहा है, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। ठीक है। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी ना पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है ये झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, यानी कि गुस्से से भर गया। वो बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, यानी कि जैसा स्त्रियों का स्वभाव होता है, हर बात पे रोने लग जाती है, वैसे ही आनंदी ने भी किया, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष को क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कंठ कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया, यानी कि उस पर गुस्सा किया था, उन्हें समझाया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से ही कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना ही कितना सहज है, देना कितना सहज है, ये बात हो रही है यहाँ पर कि लोग दूसरों को तो समझा देते, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो खुद नहीं समझते। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, या मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूते की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाद घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें करते हो क्या, मतलब मत करो ऐसी बातें। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदार दाता हूँ, यानी कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार, यानी कि जिस स्त्री का मैंने मान सम्मान की प्रतिष्ठा उसको बचाने का जिम्मा लिया है, उस ईश्वर के दरबार में जाकर उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय या पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे। श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। अब आगे देखते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के
का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। यानी कि ऐसे होते हैं गांव में कुछ कि कोई किसी के घर में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तो औरतें उनका मज़ा लेने आ जाती हैं। ठीक है, दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लग जाती हैं। ठीक है, वो जानने के लिए आतुर रहती हैं कि क्या हुआ है। औरतें खासकर गांव में कुछ ऐसे ही कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। कुल यानी कि इस परिवार की जो ये नीति, ये इस तरह मिलजुल के रहने की जो भाव है, उनको देख के लोग क्या करते थे, जलते थे। ठीक है, वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वो दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसीलिए वो किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। यानी कि ऐसे ही लोगों की खुशियाँ किसी को देखी नहीं जाती तो लोग उल्टा सीधा कुछ भी मन में आता है तो बोलते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी बात को काट नहीं रहा हूँ, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। मतलब जो यहाँ जो बीए पढ़ा लड़का है श्रीकंठ, वो ये बूढ़ों की नीतियों को समझ नहीं पाया, क्योंकि लोग तो चतुर होते हैं, इस तरह से बहुत ही मज़े लेने के लिए रहते हैं इन चीज़ों में। तो ये पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है श्रीकंठ, वो इस बात को नहीं समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोला, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तो उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यह तो वही घर में रहेगा, यह तो मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। ठीक है, लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उससे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता जितना श्रीकंठ का करता। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना दिया, यानी कि उससे कभी झूठ ना बोला। ठीक है, जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उसने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं था कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊं, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया उसे मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देता तो इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देता तो कदाचित उससे इतना दुख ना होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई ना ये समझ सकी रोता था।
तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया। यानी कि पहले गलती करता है, फिर जब ऐसी बात होती है, भाई उसे अपने सम्मुख देखने से मना करता है, उसके साथ रहने से मना करता है, तो फिर लाल बिहारी को इस चीज़ की रियलाइज़ हो जाती है, वो इस चीज़ को समझ जाता है कि उसने गलत किया है। फिर वो भाभी से क्षमा मांगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा पार्ट है। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भी भय लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो क्या करूंगी। इसी बीच में जब उनसे लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि जब अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध ही पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। तो ध्यान आप दे सकते हो कि जब गुस्सा हुई थी तब भी उसने रोया था, और जब अब पिघलने की बात है तब भी वो रो रही है। यानी कि स्त्रियों का स्वभाव ही है रोना। ठीक है, नेक्स्ट है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत ही रो रहे हैं, यानी कि देवर। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ ने ना उठे, इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जरा जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी ना आगे बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा है। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। यानी कि आनंदी ने सब कुछ भुला दिया और वो उसको स्वीकार कर रही है, अपने देवर को। ठीक है, लाल बिहारी को। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में बोला, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने ये वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, अर्थात बड़े घर की जो बेटियां हैं बनता काम संभाल लेती हैं, मतलब बिगड़ता हुआ काम क्या करती हैं, संभाल लेती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी जिसमें बड़े घर की बेटी थी। सबसे पहले क्या होता है, बड़े घर की बेटी का रहन सहन अलग था, वो एक अलग माहौल में आती है, वहाँ पहले अपने आप को ढालती है उस रहन सहन के अनुसार। फिर एक घटना होती है जहाँ लाल बिहारी अपने भाभी आनंदी
पर गुस्सा करता है, उसे खड़ाऊ से मारता है सिर्फ घी को लेकर, ठीक है, घी की वजह से। और फिर धीरे जब श्रीकंठ आता है, जब इस पूरी घटना को सुनता है तो फिर वो क्रोधित होता है और स्त्री की मान सम्मान की बात करता है, ठीक है। यानी कि बड़े घर की बेटियां जो है जो बिगड़ता काम है उसे बना लेती हैं, स्त्रियां काम को बिगाड़ भी देती हैं और बना भी लेती हैं। इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। बड़े घर की बेटी जैसी भी हो पर वो अंत समय में अच्छी हो जाती है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप सभी को रीड करने के लिए ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।